वेलकम टू हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर के इतिहास के जो मेजर टॉपिक है उसका पहला अध्याय ट्रेंड्स इन हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। और इस श्रृंखला में आज हम सबसे पहले औपनिवेशिक इतिहास लेखन, यह कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी की बात करेंगे। औपनिवेशिक इतिहास लेखन या कोई भी इतिहास लेखन जिसकी भी हम बात करते हैं वो ये है कि इतिहास सबसे पहले जानना हमारे लिए जरूरी है कि इतिहास है क्या। E.H. कार ने अपने किताब व्हाट इज हिस्ट्री में लिखा है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स फॉर विच वी गेट एविडेंस। तो बहुत सी घटनाएं हैं जो होती हैं लेकिन जिसका प्रमाण हमारे पास है वो ही इतिहास है। लेकिन इतिहास जो है वो दरअसल हम उसे किस तरह से पेश करते हैं, लिखते किस तरह से हैं। इसमें वो लिखते हैं कि फैक्ट रिमेन द सेम, ओनली इंटरप्रिटेशन चेंजेस। के तथ्य जो हैं, सच्चाई जो है ये तो वही रहती है, लेकिन अगर कुछ बदलता है तो वो क्या है, वो है सिर्फ उसका पेश करने का तरीका, उसकी व्याख्या। अब इसमें एक हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी घटना घट गई, अगर उसका प्रमाण है तो वो इतिहास के पन्नों में आएगा, अगर वो नहीं है तो उसे हम इतिहास के पन्नों में नहीं लेकर आते, चाहे वो घटना जो है वो सच्ची भी क्यों ना हो। हालांकि आजकल एविडेंसेस जो हैं, सोर्सेज जो हैं और बहुत से इसके रूप जो हैं वो उसके अंग जो हैं वो हम मानने लगे हैं, अडॉप्ट करने लगे हैं। इसी तरह से दूसरी ओर हम देखें कि कोई भी घटना घटती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए कि आजकल रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें आप क्या देखते हैं, कुछ लोग जो प्रो रशियंस हैं वो कहते हैं कि रूस जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, लेकिन जो रशिया के विरोधी हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो रूस कर रहा है वो गलत कर रहा है और जो उसका मुकाबला यूक्रेन के द्वारा किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए घटना तो एक ही है, लेकिन दोनों का पेश करने का तरीका जो है, उसको प्रस्तुत करने का ढंग जो है वो अपना अपना है। तो इसी तरह से हम इतिहास लेखन में भी देखते हैं कि तथ्य तो वही रहते हैं, लेकिन अलग अलग लोग जो हैं, राइटर्स जो हैं, वो इसे अपने ढंग से जब पेश करेंगे तो उसे हम हिस्टोरियोग्राफी का नाम देते हैं कि इतिहास लेखन का ढंग जो है, उसकी शैली जो है वो हिस्टोरियोग्राफी है। अब कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी की क्योंकि हम बात यहाँ पर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखें कि कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी है क्या। तो इसमें हम ये कहेंगे कि अंग्रेजों ने भारत को अपने कॉलोनी बनाया था, अपना उपनिवेश बनाया था, और उनके विचारधारा से प्रभावित लेखकों ने जो कुछ भी लिखा, उनकी जो शैली है वो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के दायरे में आती है। अब ये लेखक जो हैं ये ज्यादा करके ईसाई प्रचारकों से या प्रशासनिक अधिकारी, जो अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर राज्य कर रहे थे, उनके प्रभाव में आकर, उनसे प्रेरित होकर उन्होंने जो कुछ लिखा उसे हम कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी कहेंगे। अब आगे देखिए कि ये कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी जो है ये क्यों इसे अडॉप्ट किया गया है, क्यों इसे हम कहते हैं कि ये जो लेखक हैं उन्होंने इस तरह की शैली जो है इसे अपनाई। अब ये देखिए कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसका मूल मकसद था भारत के साथ व्यापार करना। जहांगीर के जमाने में इन्हें कामयाबी मिली भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करने में। व्यापार इनका अच्छा भला चलता रहा, लेकिन औरंगजेब के जमाने में जब औरंगजेब खुद भी चारों ओर से
विद्रोहों या युद्धों में वो उलझ गया, तो इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना हम भी यहाँ पर अपना राज्य ही स्थापित कर लें, क्योंकि इससे उनके जो व्यापारिक हित हैं उन्हें लाभ मिलेगा। तो औरंगजेब ने उन्हें पराजित किया और उन्हें ऑर्डर कर दिया कि आप हिंदुस्तान छोड़कर चले जाइए, आपके साथ कोई व्यापार हम नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने चापलूसी की, औरंगजेब की, उसे मना लिया, राजी कर लिया। अब औरंगजेब ने उन्हें आज्ञा तो दे दी कि भाई आप यहाँ पर बैठे रहिए, लेकिन उनके दिल में जो ये बात एक बार आ चुकी थी कि हमने किसी भी तरह से यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करना है, वो उनके दिमाग में बनी रही और आखिरकार अपने विरोधियों को पराजित करके अंग्रेज आखिरकार यहाँ पर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में सफल होते हैं। और उन्हें ये मालूम था कि उनके व्यापारिक हित जो हैं ये भी तभी सुरक्षित रह सकते हैं, इन्हें ज्यादा फायदा हो सकता है अगर वो यहाँ पर अपनी सत्ता कायम कर लें। तो इनके साम्राज्यवादी जो महत्वाकांक्षाएं हैं ये सबसे पहला कारण बनती है इस तरह के इतिहास लेखन के पीछे। दूसरा हम कहते हैं कि नेपोलियन का पतन हो गया 1815 में वाटरलू की लड़ाई के बाद। इसके बाद इंग्लैंड जो था वो यूरोप की सर्वोच्च शक्ति बन गया। अब अंग्रेज चाहते थे कि हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएं, लेकिन वो कैसे बन सकते थे अगर वो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में अपना प्रभाव, अपना दबदबा कायम करें। और यहाँ पर उन्होंने भारत में, क्योंकि भारत जो था ये एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र था, सबसे बड़ा इलाका था, तो यहाँ पर वो चाहते थे कि अगर हम अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल होते हैं तो हमें बहुत ही आर्थिक लाभ भी प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी जो है इसके पीछे ये भी एक इनकी बड़ी प्रेरणा रही कि हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बने। तीसरा कारण है कि क्रिश्चियनिटी का प्रसार भारत में हो, इसकी कोशिश जो है ये कई अंग्रेज अधिकारी और ईसाई प्रचारक जो थे वो कर रहे थे। इसी दौरान नाम जो है वो आता है चार्ल्स ग्रांट का। चार्ल्स ग्रांट जो एक प्रशासनिक अधिकारी था, लेकिन अपने शक्ति, अपनी योग्यता के बल पर वो आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर भी बन जाता है। ईसाई प्रचारकों के प्रभाव में था और उसने एक किताब भी लिखी, सोसाइटी द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ इंडिया। और इस किताब में उसने इस चीज पर जोर दिया कि ये अंग्रेज शासकों की जो भारत में है उनकी ये एक जिम्मेवारी बनती है कि वो यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रसार करें। तो इस तरह से ईसाई प्रचारक जो हैं वो भी इस तरह की प्रेरणा उन्हें दे रहे हैं। इसके बाद औद्योगिक क्रांति का प्रभाव जो है वो यहाँ पर पड़ा, क्योंकि अंग्रेज उन्होंने सबसे पहले यूरोप में औद्योगिक क्रांति अगर आई तो वो इंग्लैंड में आई। अब अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत से उन्हें कच्चा माल भी प्राप्त हो सस्ती कीमतों पर, और जब वो वहां से फैक्ट्रियों में अपना सामान बनाकर लाएं तो यहाँ पर महंगे दाम पर बेच के मुनाफा कमाएं और भारत जो है उनके लिए एक तैयार मंडी के रूप में उभरे। तो उन्होंने इस तरह से लिखना शुरू किया जिससे कि ये पता लगे कि भारत में अगर आर्थिक विकास हो रहा है, अगर भारत में औद्योगिक विकास हो रहा है तो वो अंग्रेजों की वजह से ही हो रहा है। और सबसे बढ़कर हम देखते हैं कि अंग्रेजों की कुछ राजनीतिक मजबूरियां भी थीं कि वो भारतीय इतिहास की का अध्ययन करें, ताकि यहाँ के जो परंपरावादी नियम हैं, लोगों के रीति रिवाज हैं, लोगों की आदतें हैं, इनका अध्ययन करके ही वो भारत में अपना प्रशासन बेहतर ढंग से चला सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है हम देखते हैं कि भारत में
इतिहास लेखन जो है ये प्रचलित ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर लोग जो थे वो इतिहास में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। ये बात तो 11वीं सदी में जब अल्बेरूनी आया उसने भी लिखी थी कि भारतीय जो हैं उन्हें इतिहास की कोई जानकारी नहीं है और उनसे पूछा कुछ जाता है लेकिन वो बताते कुछ और है, लंबी चौड़ी कहानियां सुनानी शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपने ढंग से सोचा क्यों ना हम इतिहास लिखें और यहाँ पर भारतीयों को हम इतिहास पढ़ाएंगे। तो ये चीज जो है हम देखते हैं कि राजनीतिक मजबूरी जो है यहाँ के इतिहास का अध्ययन करना, ये भी इसका एक फैक्टर बनता है कि कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी जो है ये क्यों यहाँ पर प्रचलित हुई। आगे हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में सर विलियम जोन्स, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 ईस्वी में। वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसने भी इसमें सहयोग दिया था। और इस सोसाइटी का मकसद क्या था कि भारत के इतिहास का, भारत की प्राचीन भाषाओं का अध्ययन करना, उनकी खोजबीन करना। तो ये विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की। इसी परंपरा को आगे बढ़ाया चार्ल्स विल्किंस और जेम्स प्रिंसेप ने भी। और इस दौर में एक और विद्वान जो जर्मनी से था, मैक्स मूलर, उसने प्राचीन भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया, यहाँ के साहित्य को, उसने वेदों को पढ़ा, साहित्य का अध्ययन किया, यहाँ पर संस्कृति जो है भारत की उसका अध्ययन किया। और उसने एक थ्योरी अपनी पेश की थी कि आर्यंस जो थे वो भारत के निवासी नहीं थे बल्कि वो मध्य एशिया से आए थे। और ये एक विवाद का विषय आज तक बना हुआ है कि आर्यंस जो थे वो क्या विदेशी थे या भारत से आए थे, और ये विवाद जो है आज भी चल रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रारंभिक यूरोपियन लेखक जो भी हुए उन्होंने भारत को ऐसे पेश किया कि इट्स ए नेशन ऑफ फिलोसफर्स, ये दार्शनिकों का राष्ट्र है, दार्शनिकों का देश है। लेकिन दार्शनिक ऐसे जिनके पास राजनैतिक और बौद्धिक सोच जो है वो नहीं है, उसका अभाव है, उसकी कमी है। और सबसे बढ़कर इन्हें तो इतिहास के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम देखते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले हमें कोई भी ऐसी रचना नहीं मिलती जिसे हम कह सकें कि साइंटिफिक और लॉजिक आधार पर वो इतिहास के साथ जुड़ी हुई हो। आगे सबसे पहले आप देखिए कि जेम्स मिल का नाम आता है। उसने 6 भागों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की रचना की। इसमें पहले 3 भाग जो थे वो एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के ऊपर थे। और उस जेम्स मिल जो था इसने इस तरह से इतिहास के ये अपने विचार प्रस्तुत किए कि भारत की सबसे पुरानी जो कौम थी हिंदू, वो मुसलमानों से उनका दर्जा घटिया था, निम्न दर्जा था। और उसने मुस्लिम शासन को प्राचीन काल के हिंदू शासन के मुकाबले में ज्यादा बेहतर बताया है। लेकिन साथ ही वो ये लिखता है कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की, अपना शासन उन्होंने स्थापित किया, तो वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शासनों से बेहतर था। अब मिल के बारे में एक चीज जो है वो ध्यान देने वाली है कि मिल भारत में कभी नहीं आया। तो आप सोचेंगे कि अगर वो भारत में आया नहीं तो उसने 6 वॉल्यूम्स कैसे लिख दी है। दरअसल उस भारत के बारे में उसने इधर उधर से जो भी जानकारियां इकट्ठी की और उन्हें अल्टीमेटली संकलित करके उसने भारत के इतिहास की रचना कर दी। और उसका ये किताब उसकी जो है ये वॉल्यूम्स जो हैं ये सभी अंग्रेज जो कि भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे,
माना जाता था कि ये किताबें जो हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक हैं, उन्हें इनका अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि इसी से उन्हें भारत की जानकारी मिल सकती थी। लेकिन एक और अंग्रेज विद्वान विल्सन, उसने इसकी कड़ी आलोचना की मिल की। विल्सन ने ये कहा, कहते कि मिल की जो बातें हैं, उसने जो कुछ लिखा है वो अंग्रेजों और भारतीयों के आपस में संबंध जो है उन्हें बिगाड़ने वाली चीज है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो है वो आए हैं यहाँ पर राज्य करने के लिए, और उनकी प्रजा जो है वो भारतीय है, मेजॉरिटी में तो भारतीय ही हैं, अंग्रेज तो मुट्ठी भर हैं जो आए हैं। तो वो थोड़े से लोग जो हैं वो इनके ऊपर राज्य कैसे कर सकते हैं, इनके ऊपर हुकूमत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनके संबंधों में तनाव पैदा होगा, और फिर जो प्रशासनिक अधिकारी मिल की रचनाएं पढ़कर आ रहे हैं उनके मन में तो वैसे ही नफरत जो है वो भारतीयों के लिए रही होगी। तो विल्सन ने यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो भी पोज कर दिया, क्वेश्चन एक उठाया, कहता है क्या कोई इस बात की गारंटी दे सकता है कि जिस जमाने की बात मिल कर रहा है, सीजर के जमाने में अंग्रेज उस समय के हिंदुओं के मुकाबले में ज्यादा सभ्य थे, ज्यादा सिविलाइज्ड थे, ज्यादा कल्चर्ड थे। तो उसने यही बात जो है वो बताई है कि भाई ये जो कुछ भी विल्सन ने लिखा है वो सही नहीं है और उसे ज्यादा अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद एल्फिंस्टन आता है। एल्फिंस्टन 16 साल की उम्र में भारत में आ गया था और यहाँ पर वो रहा, उसने यहाँ पर काफी कुछ अध्ययन किया। वो एक आईसीएस ऑफिसर था, प्रशासनिक अधिकारी था, और उसने यहाँ पर जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी उसने अध्ययन किया, उसने आखिर में हिंदू एंड मोहम्मडन हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना कर दी। यहाँ पर उसने प्राचीन भारत में जो सांस्कृतिक उपलब्धियां प्राप्त की गई थी उनकी उसने एक बड़े ही व्याख्यात्मक उल्लेख जो है वो किया है, और यही कारण है कि उसे फाउंडर ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है, कि भारत में सांस्कृतिक इतिहास का संस्थापक। क्योंकि जैसे आपको अभी मैंने बताया है कि भारत में इतिहास की तो रचना हो ही नहीं रही थी, अभी तक राजनीतिक इतिहास जो है वो मिल का आया था, और इसने सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई। तो इसी दौरान उसने एक और किताब की रचना की, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन द ईस्ट, जिसमें उसने पूर्व में ब्रिटिश शक्ति के उत्थान का बखान जो है वो किया है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एल्फिंस्टन ने जो कुछ भी लिखा है वो भी उसने मूल रूप से ब्रिटिश शक्ति को उत्तम बताया है, बेहतर बताया है, और उसने यही जानकारी प्रदान की है कि भाई जो भी हो, अंग्रेजों ने भारत में बहुत ही बढ़ चढ़कर अपनी उपलब्धियां जो है वो हासिल की हैं। इस दौरान स्मिथ, एक और आईसीएस ऑफिसर, भारत में आया, बहुत ही फेमस हुआ अपनी रचनाओं की वजह से। उसने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना की, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बताया। ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया उस आजादी तक भारतीय कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में एक प्रमुख पाठ्य पुस्तक के तौर पर इसे पढ़ा जाता था। इसके अलावा उसने भारत और सिलोन में फाइन आर्ट्स के इतिहास की रचना की, और उसकी एक और बायोग्राफी, अकबर द ग्रेट मुगल। अब ये 4 उसके प्रमुख ग्रंथ थे, और स्मिथ का नाम जो है भारत की कई जो थ्योरीज हैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि राजपूत थ्योरी के साथ भी इसका नाम जो है वो जुड़ता है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। इधर अकबर द ग्रेट मुगल में उसने बताया अकबर की अचीवमेंट्स के बारे में, लेकिन कई जगह पर उसने अकबर की आलोचना भी की। खास तौर से
उसने अकबर के दीने इलाही को मूर्खता की संस्था जो है वो बताया, क्योंकि वो लिखता है कि इट वॉज ए मॉन्यूमेंट ऑफ अकबर्स फॉली नॉट ऑफ हिज ग्रेटनेस, कि उसकी कोई महानता नहीं बल्कि उसकी मूर्खता का ये प्रमाण था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि स्मिथ ने जो कुछ भी लिखा उसके खूबियां क्या क्या हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि वो भारतीय शासकों की निष्ठुर भावना को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताता है। फिर कौटिल्य ने जो दंड संहिता दी है, प्रस्तुत की, उसे वो कहते हैं ये बहुत ही कठोर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो बता रहा है वो ये है कि भारत में कभी भी राजनीतिक एकता जो है वो रही नहीं। अंग्रेजों के आने से पहले अगर रही भी तो बहुत थोड़े समय के लिए, लेकिन राजनीतिक एकता अगर प्रदान की है भारत को तो वो अंग्रेजों ने ही की है। इसके अलावा वो कहते हैं प्राचीन भारत में जो प्रमुख राजनीतिक फॉर्म थी वो थी एब्सोल्यूटिज्म या निरंकुशता, और अगर शासक निरंकुश होगा तो नेचुरल है कि वो डिक्टेटर तानाशाह भी हो जाएगा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल फॉर्म थी, ये उनके प्रशासन का जो मेन आधार था वो निरंकुशता और तानाशाही पर आधारित था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उसने नेशनल मूवमेंट को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हालांकि 20वीं शताब्दी के आरंभ तक का इतिहास जो है हमें इसमें मिलता है, और ये भी हमें पता है कि उस समय तक राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन स्मिथ ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इस दौरान सर हेनरी मेन और जेम्स स्टीफन, ये दोनों अलग अलग समयों पर गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके सदस्य थे। मेन ने एंशियंट लॉ लिखा जिसमें उसने कहा कि हम अभी तक के रोमन लॉज को ही माना जाता था कि सबसे बेहतर है, उत्तम है, लेकिन उसने इसमें भारत के लीगल सिस्टम की बहुत तारीफ की, खास तौर से गांवों में पंचायतों के न्याय प्रबंध की। लेकिन स्टीफन जो है उसने अंग्रेजों के न्याय प्रबंध को बेहतर बताया, और खास तौर से वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में प्रचलित था उसकी बहुत तारीफ उसने की है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये हम देखते हैं कि राजनीतिक इतिहास जो है वो और भी बहुत उन्हें लिखा था, जैसे कि इवांस बेल हुआ, ये भी एक अधिकारी था, बेल हुआ, इसके अलावा कीन है, कीथ है, और भी बहुत से ऐसे राइटर्स हुए, अल्फ्रेड लॉयल हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एक चेंज्ड जिसे हम कहते हैं, परिवर्तित रूप इसका जो है वो पेश किया W.H. मोरलैंड ने। मोरलैंड ने 3 किताबें लिखी। पहली थी इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, दूसरी फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, और फिर इसने लिखा दी ग्रेडियंट सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। लेकिन ये किताबें इसकी जो हैं ये अर्थव्यवस्था, भारत की आर्थिक दशा को दर्शाती हैं, और ये हम अगर इसके पहली 2 किताबें देखें तो हमें अकबर के समय से लेकर औरंगजेब के देहांत तक की जो स्थिति है उसकी जानकारी मिलती है। और तीसरी किताब जो है इसमें उसने प्योरली एग्रेरियन सिस्टम, इनकी कृषि व्यवस्था की बात की है। लेकिन ये एक विचार लेकर चला था कि भारत में जो मध्यकाल या प्राचीन काल की आर्थिक दशा है वो इतनी संगठित नहीं थी, इतनी बेहतर नहीं थी, और इसे अगर बेहतर बनाया है तो वो अंग्रेजों ने ही बनाया है। तो यहां पर हम एक एग्जांपल के तौर पर अगर देखें कि क्रिकेट का मैच चल रहा हो, एक टीम जो है वो 150 रन बनाती है तो दूसरी टीम ये मानकर चली है कि हमने जीतना है 151 रन बनाकर। तो यहां पर भी अंग्रेज राइटर्स जो हैं
वो इसी बात को लेकर चले हैं और मोरलैंड भी इसी बात को लेकर चला है पहले ही कि भाई हमारा राज्य जो है, हमारा शासन जो है वो सबसे बेहतर है। तो अब हम इसके ऊपर कंक्लूड इस टॉपिक को करते हैं। जैसे आपको पहले ही बताया है कि अंग्रेज राइटर्स जो हैं उनका नजरिया जो है वो कुछ और ही रहा है, वो प्रो इंडियन नहीं रहा। इस संबंध में इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो अपने उपनिवेशिक शासन की जरूरतों और अपनी मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए ही लिखा। और इसके अलावा उन्होंने जो इस तरह से बात को पेश किया कि अंग्रेजों के आने से पहले 18वीं सदी जो थी वो भारत का डार्क एज था, अंधकार का युग था, जबकि यहाँ पर हर कुछ पतन की ओर जा रहा था। लेकिन इसे पतन की ओर जाने से अगर रोका तो वो अंग्रेजों ने रोका। तो वॉज 18th सेंचुरी इंडिया एन इरा ऑफ डार्क एज। तो ये बात जो है ये आज भी इतिहासकारों में मतभेद का विषय जो है ये बनी हुई है। वाद विवाद इसके ऊपर काफी ज्यादा चलता है। अंग्रेज जो थे उन्होंने भारतीय समाज को गतिहीन और अंधविश्वासी मानते हुए इसके विकास, ये बताया कि इसके विकास का मार्ग जो है ये बंद हो चुका था, परंतु हमने ही आकर इन्हें प्रगति के मार्ग पर चलना सिखाया है। इस दौरान एडमंड बर्क ने एक और बात कह दी। बर्क कहता है कि अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है कि उन्होंने यहाँ पर कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक राज्य की स्थापना की है। लेकिन अगर वो यहाँ पर एक अच्छा शासन लागू करें, एक न्यायपूर्ण शासन लागू करें, तो वो अपने गुनाहों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में ये भी हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने कई ऐतिहासिक स्रोतों को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया और कईयों को इन्होंने नष्ट भी किया। परंतु ये नहीं है कि अंग्रेजों ने जो कुछ भी लिखा वो सारा कुछ खराब ही खराब था। इसका एक अच्छा पहलू भी हमारे सामने आता है और वो ये है कि यूरोप में जिस तरह से साइंटिफिक हिस्टोरियोग्राफी, जिस तरह से वैज्ञानिक आधार पर इतिहास लेखन प्रचलित था, भारत में भी ये परंपरा जो है ये विकसित हुई। पहली बार है जबकि ऐतिहासिक खोजों में के पुनर्निर्माण की आधुनिक प्रणालियों को भारत में अपनाया गया। भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स, उसे अपनाया गया। पौराणिक गाथाओं का महत्व जो है उसे समझा गया इतिहास लेखन में। और ये अंग्रेजों ने ही आकर यहाँ पर कई भाषाएं जो हैं जैसे कि ब्राह्मी लिपि या और उसके बाद से ही इसकी खोज जो है ये की जा सकी, इसे पढ़ा जा सका। और इसी के आधार पर इतिहास के कई वैक्यूम जहां बने हुए थे जिसके बारे में समझ नहीं आ रही थी, खास तौर से मौर्यों के इतिहास के बारे में, वो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि वगैरह, इनसे काफी कुछ प्राचीन भारत के बारे में जानकारियां मिल सकी। यही कारण है कि अंग्रेजों ने भारत को फादर ऑफ रेनेसां इन द ईस्ट ये कहकर तो प्रशंसा की है कि पूर्व में भारत जो है ये पुनर्जागृति का जनक था, लेकिन राजनीतिक तौर पर उन्होंने इसकी आलोचना की। ये बताया कि राजनीतिक तौर पर भारत जो है ये कोई विकसित देश नहीं था। और यही कारण है, हम कह सकते हैं कि वीएस स्मिथ ने भी अपनी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 40 पेज जो हैं वो सिर्फ सिकंदर के हमले के ऊपर ही लिख दिए हैं। उसमें उसने ये बताया कि बेशक भारत की सैनिक संख्या बहुत ज्यादा थी यूनानियों के मुकाबले में, लेकिन भारत के पास तकनीकी ज्ञान नहीं था और इसी तकनीकी ज्ञान के अभाव की वजह से भारत जो है ये यूनानियों का मुकाबला नहीं कर सका। इसी दौरान हम एक और देखते हैं कि एल्फिंस्टन ने
भी लिखा है कि भारत ने जो तरक्की हुई भी है, उसने इसका आधार जो है वो दरअसल मिल को बनाया है। और वो लिखता है कि जो भारत में तरक्की हुई भी प्राचीन काल में, वो या तो यूरोपियंस से प्रेरित थे या इन्होंने यूरोपियन से उधार ली थी। तो ये सब कुछ जो है हम इसमें बता सकते हैं कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में। तो ये हमारा टॉपिक आज का। कल हम बात करेंगे राष्ट्रवादी विचारधारा की। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इस मेल पर लिख सकते हैं genius.history25@gmail.com। और आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।